हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, हमने पढ़ा और उसमें देखा कि किस तरह से जो लुइस 16 है उसका टैक्स प्रपोजल, स्टेट जनरल की मीटिंग, यानी स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई उसमें जो वोटिंग सिस्टम था, ये सभी एक फैक्टर बन गए रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने का। और फाइनली थर्ड स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट, स्टेट जनरल की मीटिंग से वॉकआउट कर गए और वे लोग 20 जून को वर्साइलिस के एक इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम में असेंबल्ड हुए और उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। इस रिवॉल्यूशन को लीड किया था मीराबो, जो कि एक नोबल था, और अबेसिस, जो कि एक क्लर्गी था। ठीक है, इसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट इसमें हैं। ठीक है, जब वर्साइलिस में कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी था। उस समय जो पूरा फ्रांस है, होल फ्रांस ट्रबल में था। ठीक है ना, तो while the national assembly के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। नेशनल असेंबली कौन था? नेशनल असेंबली वाज busy at वर्साइलिस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस वाज इन ट्रबल। और ये ट्रबल क्या था? ठीक है, ट्रबल ये था कि जो उस समय विंटर था, ठीक है ना, सीवियर विंटर डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। जब फूड क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया तो रिजल्ट क्या हुआ? इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, फूड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका रिजल्ट हुआ, ठीक है ना, लेस सप्लाई इन मार्केट। ओके, क्योंकि फूड क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो गया तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। मार्केट में सप्लाई कम हुई तो इसका रिजल्ट हुआ क्या? इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन फूड प्राइस। ओके, फूड प्राइस बढ़ने लगा और ऊपर से जो बेकर्स थे आल्सो होर्डेड सप्लाई। ओके, बेकर्स आल्सो होर्ड मतलब इकट्ठा करना, होर्डेड सप्लाई, उन्होंने रोक दिया सप्लाई को, जिसकी वजह से, ठीक है, ऑफ ब्रेड वहाँ का स्टेपल फूड था, सभी लोग उसको कंज्यूम करते थे, मोस्ट पीपल। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया कि ब्रेड्स की सप्लाई को रोक दिया, होल्ड कर दिया, फॉर मेकिंग प्रॉफिट। किस लिए? फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्होंने रोक दिया। अब इसका रोक दिया तो रिएक्शन तो होना ही था। रिएक्शन क्या होगा? जो पेरिस में बहुत सारी वोमेन थी, एक लॉन्ग क्यू में बेकरी शॉप पे उनको होना पड़ता था। ठीक है ना, उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था फूड क्रॉप के लिए। तो आफ्टर स्टैंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वोमेन स्टॉर्म इनटू शॉप्स। पेरिस में एक ऐसी घटना हुई कि आफ्टर स्पेंडिंग hours
in long queues at the bakeries, crowds of angry women stormed into shops। यानी कि बेकरी शॉप में वो लोग जो है बेकरी शॉप के ऊपर स्टॉर्म इनटू मतलब अटैक कर दिया उसके ऊपर, और उसमें तोड़फोड़ कर ली, जो भी ब्रेड्स वगैरह थे सब लूट लिया गया उसी समय, ठीक है ना। एट द सेम टाइम, इसी समय क्या किया गया कि किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया टू मूव इनटू पेरिस। एट द सेम टाइम क्या कर दिया, किंग ऑर्डर्स ट्रूप्स, ठीक है, टू मूव इनटू पेरिस, यानी कि पेरिस की तरफ मार्च करने के लिए, पेरिस में जाने के लिए किंग ने अपने आर्मी को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। 14 जुलाई को जो एजिटेटेड क्राउड है वो डिस्ट्रॉय कर दिया प्रिजन ऑफ बेस्टाइल को ऑन 14 जुलाई, ठीक है। द एजिटेटेड मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म मतलब अटैक कर दिया, एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल प्रिजन, जो कि क्या था, बिकॉज पीपल क्यों इसको हेट करते थे, बिकॉज प्रिजन ऑफ बेस्टाइल वाज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द मोनार्क। इसके ऊपर अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और इसी के साथ ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया। कंट्री साइड में ऑल ओवर कंट्री एक र्यूमर फैला दिया गया, ठीक है, फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ द मैन्योर वेयर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइस क्रॉप थ्रू देयर हायर्ड गैंग, ठीक है ना। कंट्री साइड में, ठीक है, इन कंट्री साइड का मतलब ऑल ओवर कंट्री, ओके, कंट्री साइड का मतलब ऑल ओवर कंट्री। र्यूमर जो है स्प्रेड कर दिया गया, र्यूमर्स स्प्रेडेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है ना। गांव में र्यूमर फैला दिया गया, किस बात का र्यूमर, कि ठीक है, दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनोर, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये क्या बला है यार, ये तो लॉर्ड ऑफ द मैनोर, हमने तो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग सुना था, ये लॉर्ड ऑफ द मैनोर आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि राजा जो मोनार्क होता था ना, मोनार्क के कुछ अपने भी तो लैंड होते थे, या उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी, लैंड हो चाहे बिल्डिंग्स हो, पैलेस है, उसको देखभाल करने के लिए कुछ ऑफिसर होते थे जिनको मैनोर कहा जाता था। किंग के, मोनार्क के लैंड पे, एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करने वाले लोगों को, और उनका जो लीडर होता था, उनको जो हम कंट्रोल करता था, वो लॉर्ड, उसको लॉर्ड ऑफ मैनोर कहा जाता था। तो ऐसा र्यूमर फैला दिया गया कि जो लॉर्ड ऑफ मैनोर है वे आर ऑन देयर वे, ठीक है ना, वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइस क्रॉप। ऑल ओवर कंट्री में जो राइस क्रॉप है उसको ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे थ्रू देयर हायर्ड गैंग्स, मतलब कि वो लोग एक गैंग हायर किए हैं जो आएंगे और ये लोग जो है ऑल ओवर कंट्री में जो राइस क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह का र्यूमर फैला दिया गया। तो र्यूमर फैलाया गया तो ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ था, पब्लिक जो है और ज़्यादा एंग्री हो गई, ठीक है ना। तो ड्यू टू फियर, ये जो फियर कि क्रॉप खराब कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा,
इस फियर से जो पीजेंट्स हैं सेवरल डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर फ्रांस जो है, जो नोबल एंड क्लर्गी थे उनके घरों पे अटैक करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ड्यू टू फियर peasants in several districts attacked the castle मतलब जो बिल्डिंग पैलेस होते थे, कैस्टल ऑफ नोबल्स सेकेंड स्टेट के थे, तो ये लोग रिच होते थे, ठीक है ना, बहुत सारे प्रिविलेजेस इनको मिला हुआ था। तो नोबल्स के बिल्डिंग पे, पैलेस पे अटैक कर दिए, लूटेड होर्डेड, जो ये लोग अपने घरों में इकट्ठा करके जो ग्रेन वगैरह रखे थे उसको ये लोग लूटने लगे, ग्रेन, एंड बर्न्ड डाउन documents containing records of manorial dues। यानी कि जो नोबल होते थे ना, वो लोग रिकॉर्ड रखते थे किसके पास कितना टैक्स बाकी है, कौन कितना टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये सब मैनोरियल ड्यूज है, या जो किंग है, किंग के लैंड पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कितना टैक्स पे करना था जो लिया गया है। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट रखते थे उन सबको जला दिए, और उनके घरों में जो भी ग्रेन्स वगैरह इकट्ठे थे उसको लूट लिया गया। बहुत सारे जो नोबल हैं वो अपने घरों को छोड़ करके मेनी अदर माइग्रेट कर गए नेबरिंग कंट्री में, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ नोबल fled from their homes, okay, and many migrated to neighboring countries। आस पड़ोस के देशों में चले गए वो लोग। लुइस 16 जो है फाइनली रिकॉग्नाइज किया, ओके। लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के पीपल ने बनाया था उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, नेशनल असेंबली, एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, नेशनल असेंबली को भी एक्सेप्ट कर दिया, और 4 अगस्त 1789 को, ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस पास्ड द लॉ, यानी कि नेशनल असेंबली ने लॉ पास किया फॉर एबोलिशन, ठीक है, फॉर एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, जो मोनार्कियल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, जो भी टैक्सेस वगैरह थर्ड स्टेट को सिर्फ पे करना था वो सभी एबोलिश कर दिया गया। बहुत सारे ऑब्लिगेशंस थे जो थर्ड स्टेट के लोगों को फॉलो करना पड़ता था, या फिर नोबल और क्लर्गी को उससे बाहर रखा जाता था, फ्यूडल जो उनको प्रिविलेजेस थे, ये सभी एबोलिश कर दिए गए फ्रांस में ऑन 4 अगस्त 1789 को बाई पासिंग लॉ बाई ए नेशनल असेंबली। जो क्लर्गी एंड नोबल थे, ठीक है, मेंबर ऑफ क्लर्गी वेर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, ठीक है। तो
member of clergy forced to give up their privilege। उनको जो भी प्रिविलेज वगैरह दिया गया था वो सभी छोड़ने के लिए उनको कहा गया, ठीक है ना। टिथ्स क्या थी, टाइथ्स जो टैक्स था, वे आर एबोलिस्ड, ठीक है, इसको भी एबोलिस्ट कर दिया गया। एंड लैंड्स owned by the church were confiscated मतलब जब्त कर लिया गया, ठीक है। जो चर्च ने जितने जमीन चर्च के पास था वो सभी क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए, वर कन्फिस्केटेड, यानी कि गवर्नमेंट ने ले लिया उसको। इस तरह से फ्रांस में मोनार्की एंड कर गया, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। किस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। ओके, नेशनल असेंबली 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है ना। ओके, तो हम कर सकते हैं इसमें कि पहला जो पॉइंट है यह कि नेशनल असेंबली, ठीक है, कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो कंप्लीट कर दिया गया, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, ठीक है। मोनार्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया गया उसका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनार्क के पावर को लिमिट करना, ठीक है। पावर जो है वो सेपरेट कर दिया गया, ठीक है ना। तो पावर वे आर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जो उसमें प्रोविजन किया गया कि द पावर्स वर सेपरेटेड, ठीक है ना, डिफरेंट सेपरेटेड। किसमें सेपरेट किया गया पावर को, ठीक है ना, 3 पार्ट में। ये जो पावर है ये सेपरेट किया गया 3 पार्ट में। कौन कौन सा, लेजिस्लेटिव, द लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा द एग्जीक्यूटिव, और थर्ड द जुडिशियरी, ठीक है। इस 3 ग्रुप में 3 पार्ट में जो भी पहले क्या था, मोनार्क का पावर सिर्फ जो पावर था सभी मोनार्क के पास ही था, जो भी डिसीजन लेता था वो मोनार्क लेता था। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में तो उसमें पावर को सेपरेट करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और वो था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है, सभी, ठीक है ना। और दिस ऑल सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है ना, दिस सेपरेशन ऑफ पावर, this separation of power made France a constitutional monarch,
ठीक है। तो क्यों, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना है? देखिए इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब जो मोनार्क होगा, किंग होगा ना, वो उसके पास किसी तरह का डिसीजन लेने का पावर नहीं होगा। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल देगा। ऑल डिसीजन नेशनल असेंबली लेगी, एग्जीक्यूटिव लेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो भी डिसीजन लेगा उसको अप्रूव कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो किंग है। तो किंग जो है यह एक तरह से एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, और जुडिशरी इन सभी को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि कोई अपने पावर का मिसयूज कर तो नहीं रहा है, ठीक है ना। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब। जैसे अगर हम लोग कंटेम्प्रोरी एग्जाम्पल देखें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी क्या है, एक लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट लॉ फ्रेम करता है। लॉ फ्रेम करने का राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, लेकिन उसको अप्रूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होते हैं। यह सिस्टम अभी भी इंग्लैंड में चलता है। इंग्लैंड में देखिए पार्लियामेंट होती है, वो लॉ पास करता है, जो भी डिसीजन लेना होता है इंग्लैंड की पार्लियामेंट लेती है। बट वहाँ पे किंग भी होती है, जैसे एलिजाबेथ जो भी हैं, किंग इंग्लैंड की जो क्वीन है एलिजाबेथ या विक्टोरिया, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, उनका कोई रोल ज़्यादा नहीं है, डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं है। वो क्या करती है, सिर्फ अप्रूव करती हैं लॉ को, जो पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, और उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और मोनार्क को या प्रेसिडेंट को उसके बनाए गए लॉ को पास करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब, ठीक है। तो फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बहुत सारे राइट भी दिए फ्रेंच पीपल को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ठीक है ना, गेव द पावर ऑफ मेकिंग लॉ इन हैंड ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या किया, गेव द पावर of making law in hand of नेशनल असेंबली, ठीक है। और नेशनल असेंबली के मेंबर क्या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, नेशनल असेंबली, ठीक है। और नेशनल असेंबली के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे बाय इलेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था इसमें, कि जो ये नेशनल असेंबली है, ठीक है, इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, ठीक है। तो नेशनल असेंबली इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, ठीक है। और ये जो इलेक्टर्स हैं, इलेक्टर्स आर, ठीक है, ठीक है, इलेक्टर्स आर ठीक है, इलेक्टर्स चोजन बाय एक्टिव सिटीजन, ठीक है। तो नेशनल असेंबली को इलेक्टर्स सेलेक्ट करते थे, और इलेक्टर्स को कौन चूज करता था, एक्टिव सिटीजन, ठीक है, क्लियर। यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं होते थे, ये सभी जो है इलेक्ट होते थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, और जो इलेक्टर्स इनको इलेक्ट करते थे, और इलेक्टर्स को एक्टिव सिटीजन जो है चूज करते थे। अब ये एक्टिव सिटीजन कौन है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग डिफिनेशन देखेंगे एक्टिव सिटीजन का, कि एक्टिव सिटीजन कौन है, ठीक है। एक्टिव सिटीजन वैसे लोग थे एक्टिव सिटीजन्स कंप्राइजेस, यानी एक्टिव सिटीजन वे लोग थे कंप्राइजेस ऑफ ओनली मेन एबव above 25 years of age who paid
taxes equal to at least 3 days of a laborer's वेज। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कह रहा है क्या कि एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन थे जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा हो, मिनिमम 25 ईयर। इसके साथ अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए, ओनली मेन की बात की जा रही है, ओनली मेन की। तो एक्टिव सिटीजन जो थे, ठीक है ना, एक्टिव सिटीजन में कौन थे? सिटीजन्स ओनली मेन थे, ठीक है। इनकी एज कितना होना चाहिए? 25 ईयर्स एबव, ठीक है। और दूसरा चीज 3 days टैक्स, ठीक है ना, 3 days टैक्स ये जो है पे करें टैक्स। ओके, तो 3 days टैक्स नहीं, टैक्स इसको हम कह सकते हैं कि टैक्स जो पे करते हैं, टैक्स इक्वल टू 3 days वेज ऑफ लेबरर्स, ठीक है ना। मतलब कि वैसे मेल पर्सन जो 25 साल से ऊपर हैं तथा वे लोग 3 days वेज, एक लेबर के 3 दिन का वेज के बराबर जो है टैक्स पे करते हों। अब इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लो कि हाइपोथेटिकली मैंने कहा कि फ्रांस में उस समय एक लेबर के एक दिन का वेज मान लो 5 लिवरे है, ओके, 5 लिवरेज है। अगर वह 3 दिन काम करेगा तो कितना होगा? 15 लिवरेज। तो अगर वह 15 लिवरे टैक्स पे करता है कोई पर्सन और वह 25 ईयर से ज़्यादा एज का है और वह मेल पर्सन है, तो ही वह एक्टिव सिटीजन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है ना, एक्टिव सिटीजन का कंसेप्ट, ठीक है। द रिमेनिंग, उसके बाद जो भी लोग थे, ठीक है, द रिमेनिंग पीपल, रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, पैसिव citizens who had no right, ओके। यानी कि वैसे लोग जिनका एज 25 साल से कम है, या वैसे मेल पर्सन जो 25 साल से ज़्यादा एज के हैं लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो वह एक पैसिव सिटीजन कहलाएंगे। एंड ऑल वुमेन, जितने भी वुमेन थी वो सभी जो है पैसिव सिटीजन थी, और पैसिव सिटीजन को कोई राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था। ओके, तो ये 2 पॉइंट हमने आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन एंड फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वेरी डिटेल में हमने पढ़ा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है।